तो थोड़ा सा टाइम लगेगा लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होने में। So we already have a really good audience. अच्छा, तो असीम आपको मेरी स्क्रीन अभी दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल दिखाई दे रही है। ठीक है। Alright, so Bismillah ar-Rahman ar-Rahim and Assalamu alaikum to everyone, and welcome to another very interesting session of our Road to Industry 4.0 lecture series. मेरा नाम अजीम इकबाल है and I'm the founder and chair of Pakistan Society of Industrial Engineers. आज का जो session है, it's going to be very very interesting, a forward looking topic, आने वाली दौर की important जो एरिया है उसको हम टच करने जा रहे हैं आज। और आज हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर हैं हमारे, इज very talented industrial engineer in my personal opinion, hailing from Punjab University Lahore. He's a graduate in industrial engineering और उसके बाद उन्होंने आगे यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न डेनमार्क से PhD की, and right now he is working as an expert for robotics and automation at Siemens Wind Power in Denmark. इसके अलावा Dr. Ali, he likes to write about technology and robotics in World Economic Forum, Science Robotics, and the conversation. इसके अलावा I would actually recommend ask Dr. Ali के आपकी जो प्रोफाइल है प्लीज आप मजीद उसके बारे में जरूर सबसे शेयर करें before we start off with the session. But I'm actually very much excited and I'm very actually nervous. I'm very looking forward to this session. So let's just start off with it. थैंक यू अजीम। जो हमारा आज का सेशन है इसका जो अनुमान है वो तो सिमुलेशन बेस्ड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम्स है, और इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के जो सिमुलेशंस हैं जो जिस वक्त हम एक प्रोडक्शन सिस्टम डेवलप कर रहे हों या डिज़ाइन कर रहे हों और उसको इवेल्युएट करना चाह रहे हों, वैलिडेट करना चाह रहे हों, तो हम किस तरह की सिमुलेशन जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं और कौन सी टाइप्स हैं सिमुलेशंस की जो कि हमें हेल्पफुल साबित होती हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। इसका जो हमें जो ये आइडिया आया कि ये इस तरह का एक वेबिनार होना चाहिए, कि कुछ दिन पहले हम लोग वो चैट कर रहे थे और वहाँ पर एक ये क्वेश्चन कुछ इसी तरह का शुरू हुआ कि कंटिन्यूस सिमुलेशन और डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन और ये मुख्तलिफ टाइप्स के सिमुलेशंस हैं, ये क्या है। और कुछ फिर हम लोगों ने देखा कि अच्छा अगर हम इसके बारे में एक वेबिनार कर लें तो हम इन चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे और एटलीस्ट जो हमारे इर्द गिर्द इंजीनियर्स मौजूद हैं वो अपना ओपिनियन शेयर कर सकेंगे कोई क्वेश्चंस की फॉर्म में, और जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा तजर्बा है, ये जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं उसको शेयर कर लूँगा। और चूँकि हमारे पास वक्त जो है वो महदूद है, तो इसलिए मैं स्टार्ट में थोड़ा सा अपना और हम लोग क्या काम करते हैं वो इंट्रोडक्शन दूंगा, और उसके बाद और उसकी वजह ये है कि चूँकि ये जो लेक्चर की सीरीज़ है इसका नाम मैं देख रहा था कि इंडस्ट्री 4.0 रोड टू इंडस्ट्री 4.0 है, और हम लोग जो काम कर रहे हैं उसका ताल्लुक भी किसी हद तक इंडस्ट्री 4.0 के साथ आप रिलेट कर सकते हैं।
तो इसलिए मैं उसको डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम सिमुलेशन की मुख्तलिफ टाइप्स को डिस्कस करेंगे जो फैक्ट्री सिस्टम से रिलेट करती हैं, और उसके बाद मैं आपको कोई एक सॉफ्टवेयर पे डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा दूंगा और एक दो यूज़ केसेस दिखा दूंगा, और उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। हाँ, तो जिस तरह अजीम ने बताया कि मैं इस वक्त सीमेंस विंड पावर्स में काम कर रहा हूँ एज एन एक्सपर्ट फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और इससे पहले मैंने एजुकेशन में जो है वो DAE मैकेनिकल किया था, उसके बाद BSc इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से, MSc इनोवेशन इंजीनियरिंग SDU डेनमार्क से, और डॉक्टरेट मैंने PhD जो की थी वो मैंने अभी इसी साल में मेरी कंप्लीट हुई थी SDU डेनमार्क से। जो पास्ट मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, इससे पहले मैं सीमेंस से पहले SDU में असिस्टेंट प्रोफेसर था फॉर फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स। उससे पहले लीनेक एक कंपनी है डेनमार्क की जो कि लीनियर एक्चुएटर्स बनाती है, वहाँ पे मैं रिसर्च इंजीनियर था। उससे पहले डेनफोर्स एक फेमस कंपनी है एनर्जी इंजीनियरिंग की, डेनफोर्स में मैं रिसर्च इंजीनियर के तौर पे काम करता रहा हूँ। और उससे पहले पाकिस्तान में SNGPL, सुई गैस, और उससे पहले एक लोकल लाहौर की इंडस्ट्री थी स्टील इंडस्ट्री, वहाँ पे मैं एज मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर काम कर रहा था। तो ये मेरा एक शॉर्ट सा प्रोफाइल है। सीमेंस जो है, अभी मैं सीमेंस में काम कर रहा हूँ, और विंड टरबाइंस से आप सभी लोग वाकिफ होंगे। विंड टरबाइंस क्या होती हैं, किस तरह से ऑपरेट करती हैं, किसी हद तक अंडरस्टैंडिंग सभी को होगी कि वो बिजली बनाने के लिए, एनर्जी जनरेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। सीमेंस एक बहुत बड़ी कंपनी है। सीमेंस दुनिया की बड़ी कंपनीज में आती है, और सीमेंस के अंदर बहुत से बिजनेस यूनिट्स हैं, बिजनेस सेगमेंट्स हैं, और उसमें क्या है कि बिजनेस सेगमेंट्स और बहुत डिफरेंट टाइप्स के बिजनेसेस हैं सीमेंस के, तो और हर एक का डिफरेंट नाम है। मिसाल के तौर पर सीमेंस मोबिलिटी है कि जो ट्रेन्स मैन्युफैक्चर करते हैं, इसी तरह सीमेंस PLM है जो सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, सीमेंस हेल्थिनियर है जो हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। तो इसी तरह एक जो एनर्जी रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो सीमेंस एनर्जी है। सीमेंस एनर्जी के अंदर सीमेंस गमेसा विंड पावर है कि जो विंड टरबाइंस बनाती है। और इन्हीं विंड टरबाइंस में दो तरह की बेसिक टरबाइंस होती हैं। एक होती हैं कि जो ऑन शोर टरबाइंस होती हैं कि जो खुश्की पर लगती हैं, और एक ऑफ शोर होती हैं जो समुंदर में लगाई जाती हैं। कहने को तो ये बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है कि खुश्की पे लगना और या समुंदर में लगना, लेकिन इट इज़ अ होल डिफरेंट स्टोरी। तो दोनों जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ स्टोरीज हैं, उनके डिज़ाइन से लेकर इंस्टॉलेशन और उनके ऑपरेशन तक। तो मैं जो हूँ, मैं ऑफ शोर में काम करता हूँ कि जो समुंदर में लगने वाली विंड टरबाइंस होती हैं। तो इनका जो डिज़ाइन है, इनका जो ऑपरेशन है, वो ऑन शोर से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो खैर ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। ये विंड टरबाइन जो है इसके बहुत से प्रोसेसेस हैं इसके बनने में। इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे ब्लेड जो है वो एक कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है, नसेल्स, गियर बॉक्सेस। और फिर अब गियर बॉक्सेस की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें जो आप लोग जानते होंगे कि जो कास्टिंग है, मशीनिंग है, इस तरह के बहुत से प्रोसेसेस हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ये विंड टरबाइंस प्रोडक्शन काफ़ी हद तक मैनुअल प्रोडक्शन है। मतलब इसमें ऑटोमेशन मौजूद है, लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें और बिजनेस सेगमेंट्स के साथ, तो ये एक लो ऑटोमेटेड बिजनेस सेगमेंट है कि जिसमें इस वक्त बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन, दुनिया में जितनी भी कंपनीज हैं बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन नहीं है। ये काफ़ी हद तक मैनुअल प्रोडक्शन होती है। लेकिन इस वक्त ये एक ऐसे फेज में है कि जहाँ सभी कंपनीज कोशिश कर रही हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेट करने के लिए। अगर मैं सीमेंस की बात करूं तो हम जो हैं वो तकरीबन 26,000 एम्प्लॉयज़ हैं वर्ल्ड वाइड। ये मैं सिर्फ सीमेंस विंड पावर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल सीमेंस के जो हैं वो तो तकरीबन को 4 लाख एम्प्लॉयज़ होंगे। और जिस तरह मैंने बताया कि मेन बिजनेस सेगमेंट जो हमारे कंपनी के अंदर हैं वो ऑफ शोर हैं, ऑन शोर है। ऑफ शोर के अंदर हम दुनिया में टॉप पर हैं। ऑन शोर में कुछ और कंपनीज भी हैं जैसे जनरल इलेक्ट्रिक है या वेस्टास है। ये भी अच्छी कंपनीज हैं जो कि अच्छा बिजनेस कर रही हैं।
हमारी जो प्रोडक्शन है वो दुनिया में कई मुल्कों में है, यूएसए में, डेनमार्क, चाइना, इंडिया, नीदरलैंड्स, इजिप्ट। तो मैं जो काम कर रहा हूँ मैं इस एरिया में काम कर रहा हूँ, डेनमार्क में। और अगर आप इसके बारे में कुछ मजीद जानना चाहें तो आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग वहाँ पे करते क्या है, तो ये स्टोरी मैं क्यों रिलेट कर रहा हूँ कि अगर हम इसको रिलेट करें इससे इंडस्ट्री 4.0 के साथ, तो इंडस्ट्री 4.0 में डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल एनेबलर्स हैं। और बिल्कुल इस तरह जैसे जो जो प्रीवियस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसमें भी कोई ना कोई टेक्नोलॉजिकल एनेबलर मौजूद था या मौजूद थे। और उनका जो एक कंबाइंड इफेक्ट था, उसकी वजह से हमने देखा कि एक इतना बड़ा चेंज आया सोसाइटी में कि उसको हमने कहा कि एक रेवोल्यूशन था। और इसी तरह अब कुछ मजीद टेक्नोलॉजीज हमें दिखाई देती हैं, कोई 8-10 टेक्नोलॉजीज के हमें ये आर्ग्यूमेंट या ये आर्ग्यू किया जाता है कि इनका जो कंबाइंड इफेक्ट होगा और उससे जो इकोसिस्टम एक डेवलप होगा वो एक नया रेवोल्यूशन होगा। तो उसमें जो टेक्नोलॉजिकल एनेबलर्स बताए जाते हैं, उसमें कोलैबोरेटिव रोबोट्स हैं, सिमुलेशंस हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटीज, आईओटी और किस तरह डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं। तो हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम लोग कोलैबोरेटिव रोबोट्स पे काम कर रहे हैं। मतलब मैं, हम लोग से मेरी मुराद है मैं या मेरा जो ग्रुप है, हम लोग क्या काम करते हैं। और उसमें क्या है कि इस वक्त जो अगर हम फैक्ट्रीज को देखें तो फैक्ट्रीज में ऑटोमेशन के लिए रोबोट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। सबसे बड़ा सोर्स ऑटोमेशन का जो है वो फैक्ट्रीज में रोबोटिक्स है। लेकिन इसमें जो चैलेंज आता है वो ये है कि और इस वक्त अगर आप देखें तो तकरीबन 2.7 मिलियन रोबोट्स जो हैं वो दुनिया में मौजूद हैं, इंस्टॉलेशंस। और ऑन एवरेज 113 रोबोट पर 10,000 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर आप देखें तो ये वाले जो रोबोट्स होते हैं इनके साथ फेंसेस मौजूद होती हैं, और ये रोबोट्स ह्यूमंस के साथ को एग्जिस्ट नहीं करते। अब अगर एक ऐसा प्रोसेस है कि जहां ह्यूमन की ज़रूरत है, और ह्यूमंस कुछ प्रोसेसेस के लिए बहुत यूजफुल होते हैं या नेसेसरी होते हैं। मिसाल के तौर पे जो असेंबली वर्क है, वहां पर आपके पास इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है टास्क की कि इतने ज़्यादा या कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं कि उनके इकोनॉमिक फीचर्स ऐसे हैं कि वहां पर रोबोट को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, और कंपोनेंट्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। अब अगर 20 टास्क में से 3 या 4 टास्क ऐसे हैं कि जिसके लिए ह्यूमन चाहिए, तो हम बाकी 17-18 टास्क हैं उनके लिए भी आपको फिर ह्यूमन ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि रोबोट और ह्यूमन को एग्जिस्ट नहीं कर सकते कन्वेंशनली। तो और यही वजह है कि इस वक्त अगर हम असेंबली को देखें तो हमारी जो 25 to 30% कॉस्ट होती है असेंबली में, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की वो असेंबली से रिलेटेड होती है। और 1/3 टोटल मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज जो हैं वो असेंबली में काम करते हैं। और ये असेंबली बहुत ज़्यादा मैनुअल वर्क है। आपका जो स्मार्टफोन है इसकी 90% प्रोडक्शन जो है वो मैनुअल है। कार की अगर हम बात करें, कार मैन्युफैक्चरिंग हाईली ऑटोमेटेड, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन स्टिल उसकी जो 50% एक्टिविटीज़ हैं वो मैनुअल होती हैं। तो लेकिन लास्ट 10-15 साल में कुछ ऐसे नए रोबोट्स आ गए हैं कि जिनको हम कोलैबोरेटिव रोबोट्स कहते हैं, और वो सेफ़र हैं ह्यूमंस के लिए। और सेफ़र से मुराद ये है कि वो मतलब बिल्कुल सेफ़ तो नहीं है, ज़ाहिर है वो भी एक्सीडेंट का बायस बन सकते हैं, लेकिन वो लाइट वेट हैं। उनके अंदर ऐसे सेंसर्स मौजूद हैं कि अगर एक ह्यूमन करीब आए तो वो रुक जाते हैं या स्लो हो जाते हैं, ये और उनको प्रोग्राम करना रिलेटिवली ईजियर है। तो इस तरह के नए फीचर्स उन रोबोट्स में आ गए हैं। तो इसलिए अब ये रोबोट्स जो हैं ये ह्यूमंस के करीब हम रख सकते हैं, इनको ऑपरेट कर सकते हैं, और इस तरह हम ऑटोमेशन लेवल जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ऑटोमेशन और जो ऑटोमेशन होती है ये हमेशा एक ट्रेड ऑफ होता है फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोडक्शन वॉल्यूम के दरमियान। तो फुली मैनुअल और फुली ऑटोमेटेड के दरमियान अब हम ये कुछ नए टाइप के प्रोडक्शन सिस्टम्स बना सकते हैं कि जो एक राइट ऑटोमेशन है रोबोटिक स्किल्स और ह्यूमन स्किल्स की, कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें हम बेस्ट स्किल्स यूज करें रोबोट की और बेस्ट स्किल्स यूज करें ह्यूमन की। अच्छा, अब ये जब हम काम करते हैं तो इस तरह जब भी हमने एक नया, फॉर एग्जांपल एक पहले से एक सिस्टम चल रहा है जो कि मैनुअल सिस्टम है, और
और ये मैंने अपने कॉन्टेक्स्ट में बताया कि हम लोग इस तरह सिस्टम्स डेवलप कर रहे होते हैं। बाकी लोग जो काम कर रहे होंगे उसमें जब भी आपको एक नए प्रोडक्शन यूनिट लगाने लगे हैं, और ये जो मैं प्रोडक्शन का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ये बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग है। मतलब ब्रिटिश सिस्टम है या अमेरिकन सिस्टम है, जिस चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं उसी को मैं प्रोडक्शन कह रहा हूँ। यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में उसी को प्रोडक्शन कहते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो जब आप एक नया मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बना रहे हो तो वहाँ पर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि आप उसको वैलिडेट करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे हम सिमुलेशन यूज़ करते हैं। अब सिमुलेशन जो है ये एक जनरल टर्म है और इसका मतलब मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर बैकग्राउंड। और एक बहुत ही सादा अल्फाज में सिमुलेशन हम एक ऐसी चीज़ को कहते हैं कि ये सिर्फ मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से बोल रहा हूँ कि एक एक कोई भी ऐसा सिस्टम या कोई ऐसी चीज़ जो एक किसी दूसरे मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम को लो कॉम्प्लेक्सिटी पर मिमिक कर रहा हो या कर रही हो, तो उसको हम कहेंगे कि ये एक सिमुलेशन है। मिसाल के तौर पे जैसे ये रोबोट का एक मॉडल है, तो अगर जो रियल या कूका का रोबोट होगा ये उसकी एक किस्म की सिमुलेशन है, ये एक फिजिकल सिमुलेटर है कि जहाँ मैं उसके जॉइंट्स वगैरह को देख सकता हूँ। लेकिन आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि इसमें मुझे ये नहीं पता चल रहा कि जॉइंट लिमिट्स कितनी है, वेलोसिटी कितनी होगी, इसका वेट कितना है, तो उसकी वजह से उसका एक्सीलरेशन वगैरह ये चीज़ें नहीं मैं कैलकुलेट कर सकता। तो आप कहेंगे कि अच्छा अगर मैं इसको कंप्यूटर के अंदर मॉडल कर लूँ और ये सारी चीज़ें, ये सारे पैरामीटर्स वहाँ पर लगा दूँ, तो फिर मेरे पास एक ज़्यादा एक्यूरेट सिमुलेशन आ जाएगी। तो इसको इसको जो है हम कोई भी एक ऐसा सिस्टम जो एक लार्जर कॉम्प्लेक्स सिस्टम को मिमिक कर रहा हो उसको हम सिमुलेशन कह सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ तस्वीर में एक फैक्ट्री है और उसकी एक सिमुलेशन बनी हुई है। यहाँ आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में एक सिमुलेशन दिखाई दे रही है कि जो एक रियल सिमुलेटर है, एक मैकेनिकल हॉर्स है। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पिक्चर ली गई है कि एक सोल्जर को ट्रेनिंग देने के लिए घोड़े की, तो वो मैकेनिकल हॉर्स यूज़ किया जा रहा है। एक मुल्क है क्रोएशिया, तो वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, सरदार यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने क्या किया हुआ था कि जो मैरीन्स इंजीनियर हैं या शिप की चलाने की जो ट्रेनिंग है उसके लिए उन्होंने पूरा शिप जो है उसका एक सिमुलेटर बनाया हुआ था कि अगर आप ये देखें तो ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे उसका जो कंट्रोल रूम होता है वो उन्होंने बनाया हुआ था, और आपको उस अंदर खड़े हुए बिल्कुल ऐसे महसूस होता है कि आप एक्चुअली एक शेप के अंदर मौजूद हैं। तो ये भी एक सिमुलेशन है कि जहाँ से वो रियल शेप में जाने की बजाय उसका उन्होंने एक पूरा कंट्रोल रूम बना दिया और सारी मशीनरी, सारा इक्विपमेंट और सब स्क्रीन वगैरह वो इफेक्ट्स वो सब चीज़ें शामिल कर दी हैं। तो ये एक उन्होंने क्या किया है कि सिमुलेशन बना लिया और लार्जर और कॉम्प्लेक्स सिस्टम पे रिस्क लिए बगैर एक रिस्क फ्री स्पेस क्रिएट कर दी है। हम ये क्यों करते हैं कि हमें रियल वर्ल्ड में हमेशा कोई ना कोई ऐसे, अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें बहुत से ऐसे सिस्टम्स होंगे, सिर्फ आपके जॉब में नहीं उसके अलावा भी बहुत से सिस्टम्स होंगे कि जहां आपको ज़रूरत पड़ती हो किसी जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है और उस प्रॉब्लम के लिए आप एक सोल्यूशन बनाते हैं, अब बजाय इससे कि वो सोल्यूशन आप डायरेक्टली जो है वो लेकर जाएं और रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट कर दें, आप उसको कंप्यूटर में या किसी तरीके से आप उसको टेस्ट करते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं। और एक दफ़ा जब वो वैलिडेट हो जाए, जब आपको पता चल जाए कि एक ठीक एक सही सोल्यूशन है, आप उसको फिर रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब उसका लिए आप क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पे आप रियल वर्ल्ड में उसको इम्प्लीमेंट, क्योंकि रियल वर्ल्ड में आप इम्प्लीमेंट करते हैं आप रिस्क ले रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आप और अगर ह्यूमंस इन्वॉल्व हैं आप उनकी लाइव्स को रिस्क में डाल सकते हैं। तो आप क्या करते हैं कि एक वर्चुअल वर्ल्ड में एक वही मॉडल जो है रियल वर्ल्ड मॉडल, उस रियल लाइफ सिस्टम उसको वर्चुअल वर्ल्ड में मॉडल करते हैं और उस सिस्टम को वहाँ पर जो आपकी स्ट्रैटेजी है उसको रन करते हैं। और रन करने के बाद जब एक सॉल्यूशन बन जाए, वो वैलिडेट हो जाए, तो फिर आप उसको रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करते हैं। अब ये थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ये करने में, लेकिन आपने बहुत से जो रिस्क हैं उनको
और ये बहुत से जो अनडिजायरेबल्स हैं, जो अनडिजायरेबल्स यहाँ पर आकर निकलेंगे, वो आप यहाँ पर रेक्टिफाई कर लेंगे, उनको फाइंड आउट कर लेंगे और उनको रिमूव कर लेंगे और एक वैलिडेटेड सिस्टम को रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करेंगे। सिमुलेशन की थोड़ी सी हिस्ट्री जो है वो बस इतना सा है कि ये हम लोग ये जो क्या जिसको कहते हैं मोंटे कार्लो सिमुलेशन, उसमें ये दो लोग जो हैं काफ़ी प्रोमिनेंट हैं, मिसाल के तौर पे स्टेनिस्लाव ओलम और जॉन, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको मिसाल के तौर पे जैसे मेट्रो सिस्टम है, मेट्रो लाहौर बसेस चल रही हैं, अब वहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमें पीक आवर्स में ज़्यादा बसेस यूज़ करनी चाहिए, और उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं जो वेटिंग पैसेंजर्स हैं वो कम करना चाहता हूँ। अब अगर ये क्वेश्चन है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप पूरा जो मेट्रो सिस्टम है उसी सिमुलेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर ये सिमुलेशन बनाना चाहें आप, तो आपको क्या करना होगा कि जी नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग बसेस कितनी हैं, स्पीड कितना है, वो कितना टाइम लगता है उनको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचने में, नंबर ऑफ स्टेशन ऑन द रोड, नंबर ऑफ पैसेंजर्स, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हैंडीकैप पैसेंजर्स कितने होते हैं, टाइम टू लोड अनलोड, ये सारे वेरिएबल्स जो हैं या वेरिएबल्स की आप जब इंट्रोड्यूस कर लेते हैं तो उसके बाद आप उसको रन कर सकते हैं, और रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि बाय वेरिंग द नंबर ऑफ बसेस आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जी वेटिंग पैसेंजर्स कितने हैं और रीचिंग जो पैसेंजर्स अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं वो कितने हैं, और अगर आप इसको कम करना चाहें तो फिर आप नंबर ऑफ बसेस बढ़ाकर, तो इस तरह आप ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, तो इस तरह से आप उस सिस्टम को ऑलरेडी वैलिडेट कर लेंगे, बजाय इसके कि आप डायरेक्टली पहले बसेस बढ़ा दें और फिर देखें कि अच्छा इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आप पहले से उसको कर लेंगे। अब अगर आप इस तरह की कोई सिमुलेशन बनाना चाहें तो ये आप कैसे बना सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है। मैं क्विकली आपको एक इस तरह की सिमुलेशन जो है बहुत रफ सी वो यहाँ क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि मिसाल के तौर पे डॉक्टर अली, ये इस सिमुलेशन की जो आप बात कर रहे हैं, अब ये डिस्क्रीट सिमुलेशन होगी? ये डिस्क्रीट है, मैं इसके बाद इस पे आऊंगा डिस्क्रीट पर और कंटिन्यूअस पर। तो अभी आप ये मेट्रो का बेसिकली मॉडल, सिमुलेशन मॉडल बनाने लगे, राइट? ये मैं किसी, हाँ मतलब किसी भी बस सिस्टम का अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो मैं सिर्फ यहाँ पे ट्रांसपोर्टर ऐड करूँगा, और आप मतलब बहुत ही रफ बस सिस्टम की सिमुलेशन, बहुत ही बेसिक सी, जो कि 2-3 मिनट में, ऑफ कोर्स अगर आप मेट्रो की सिमुलेशन बनाने लगेंगे कुछ 1-1.5 घंटे का काम नहीं है, बड़ा काम है, लेकिन जाहिर मैं आपको बहुत बेसिक सा आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। इस सॉफ्टवेयर के बारे में भी जरूर बताइएगा, सॉफ्टवेयर आप ज़रूर। बना रहे हैं। और पर्टिकुलरली इस तरह की किसी भी सिमुलेशन में जो डेटा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और डेटा के जो सोर्स है कि आप कहाँ से वो डेटा कलेक्ट करेंगे और कैसे कलेक्ट करेंगे, वो भी आई थिंक ये एग्जैक्टली, बड़ा इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो तो आपको फिर वहाँ मतलब मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ मेरा नहीं ख्याल कि वो रियल टाइम डेटा कैलकुलेट करते होंगे, तो वहाँ तो आपको मैनुअली डेटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, और एक दफ़ा जब डेटा कलेक्ट हो जाएगा उसके बाद आप उसको फीड कर सकते हैं। अब कई मुल्क ऐसे हैं कि वो उसको रियल टाइम डेटा को कैलकुलेट कर रहे होंगे। अब मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे मैं इंटरवल जो है वो सेट कर देता हूँ, तो और इसी, अच्छा इसके बाद मैं कहता हूँ कि यहाँ कोई स्टेशन है और वहाँ से उसने पैसेंजर्स को लोड करना है, तो
दिस इज रियली फैसिनेटिंग कि आपको एक बर्ड्स आई व्यू मिलता है सारे सिस्टम का। एग्जैक्टली। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो यू आर फील फ्री टू राइट डाउन द क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, और ड्यूरिंग द सेशन भी पॉसिबल है कि हम कोई क्वेश्चंस पिक कर सकें इफ इट्स रिलेटिंग टू एनीथिंग दैट इज बीइंग डिस्कस्ड एट द मोमेंट। और कुछ क्वेश्चंस ऑब्वियसली आई वुड लव टू हैव अ फ्यू क्वेश्चंस कि जो हम सेशन के एंड के ऊपर कोशिश करेंगे कि 5 to 10 मिनट्स में हम डिस्कस कर सकें। तो प्लीज़ क्वेश्चन ज़रूर करें। जो लोग हमें फेसबुक पे देख रहे हैं वो हमें कमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं क्वेश्चन। जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हमारे साथ हैं वो लोग हमें व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन सवाल ज़रूर करें और यू आर फील फ्री टू आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक। सॉफ्टवेयर के बारे में ज़्यादातर लोग पूछ रहे हैं, सॉफ्टवेयर का ज़रूर बताइएगा आप एंड में। बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट। अच्छा, अगर आप 3D सॉफ्टवेयर्स के साथ काम करना जानते हैं तो आपको पता होगा कि इस तरह के आप कोई भी मॉडल जो हैं, जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त हम बस की बात कर रहे हैं, तो आप खुद से भी मॉडल्स जो हैं वो इस तरह के क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद आप उनको इस तरह के सॉफ्टवेयर्स में इंपोर्ट कर सकते हैं। और ठीक है, तो इसके बाद आप उसको कर सकते हैं कि जी इनको आप रिप्लेस कर सकते हैं। इस वक्त ये जो मटेरियल है इसको फिर हम रिप्लेस करेंगे ह्यूमंस के साथ, और फिर उसके ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूशंस लगा सकते हैं, कितने लोग बस में आ सकते हैं, कितने लोग नहीं आ सकते। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं आप इसके बाद इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और ये मॉडल जो है मोर से मोर कम्प्लेक्स होता जाएगा। तो मैंने सिर्फ आपको एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दिया कि इस तरह की चीज़ें आप कैसे क्रिएट करते हैं। वेरी फैसिनेटिंग। तो इस तरह जो है आप फिर बाद में अपने रिजल्ट्स देख सकते हैं। अगर हम फैक्ट्री फ्लोर की बात करें तो फैक्ट्री के अंदर जो है हम लेआउट प्लानिंग के लिए सिमुलेशंस बनाते हैं, प्रोसेस डिज़ाइन प्लानिंग वेरिफिकेशन के लिए ह्यूमन एर्गोनॉमिक्स के लिए रोबोटिक सिमुलेशन बनती हैं, मटेरियल फ्लो, प्रोडक्ट डिज़ाइन एक होल होल bunch of softwares and different साइंस, उसमें बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं कि जो प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए, जिसके लिए कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक सिमुलेशंस और फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस सिमुलेशन, डिफरेंट टाइप से सिमुलेशन यूज़ होती हैं, लेकिन वो हम लोग इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर जो है वो ज़्यादा फैक्ट्री कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अच्छा, अब हम जो ये दो बेसिक टाइप्स की बात करें तो इसमें एक डिस्क्रीट टाइप की सिमुलेशन होती हैं और कंटिन्यूस टाइप की सिमुलेशन होती हैं। डिस्क्रीट क्या होती हैं कि वो सिमुलेशंस के जिनके अंदर स्टेट वेरिएबल्स चेंज ओनली एट अ काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन टाइम। इसके एग्जांपल ऐसे ही है जैसे पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस के अंदर उसको सिमुलेशन जो है वो एक डिफरेंट इंटरवल्स पे उसकी स्टेट को स्टडी करेगी। अब पोस्ट ऑफिस की स्टेट किस वक्त इंटरेस्टिंग है सिमुलेशन के लिए कि जब कोई एक कस्टमर एंटर हो रहा है पोस्ट ऑफिस में और कब जब कोई एक एग्जिट कर रहा है। इसके दौरान जब तक कोई एग्जिट नहीं करता है, कोई एंटर नहीं होता, तो उसकी स्टेट को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि कंटिन्यूस सिमुलेशन क्या होगी कि वो कंटिन्यूसली उसको स्टडी करती रहेगी, हर एक लम्हे पर, हर एक मोमेंट ऑफ टाइम पर वो उसको देखेगी कि इस वक्त इसकी स्टेट क्या है, इसकी वक्त इसकी स्टेट क्या है। कोई भी, ये आपने डिसाइड करना है कि आप क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं और आपको कौन सी सिमुलेशन चाहिए। कोई भी सिस्टम इंटायरली कंटिन्यूस या इंटायरली डिस्क्रीट नहीं होता, दोनों तरह के वेरिएबल्स मौजूद होते हैं हर सिस्टम के अंदर। अगर मैं अपनी बाजों को यहाँ से यहाँ तक लेकर आता हूँ तो ये इसके एक डिस्क्रीट सिमुलेशन जो होगी वो इसको देखेगी कि यहाँ पे मैं किस टाइम पे था और मैं यहाँ पे किस टाइम पे था।
अब जब कंटिन्यूअस सिमुलेशन है वो मजीद पैरामीटर्स को भी इवैल्यूएट करेगा। वो क्या करेगा कि वो मेरे आर्म की लेंथ कितनी है, मेरे अगर मैंने कोई वजन उठाया हुआ है तो उससे कितना फर्क पड़ रहा है, क्या उससे मेरे जॉइंट्स जो हैं उनकी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो वो इस तरह के पैरामीटर्स को भी कैलकुलेट करने लग जाएगा। तो इस तरह की जो सिमुलेशन होती है उसको हम कंटिन्यूअस सिमुलेशन कहते हैं। आमतौर पे जो लॉजिस्टिक्स या मटेरियल फ्लो की सिमुलेशन है या डिस्क्रीट सिमुलेशन होती हैं, इसमें आपको इतनी डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं होती। अभी मैं आपको एक फैक्ट्री सिस्टम की भी सिमुलेशन इसी तरह बना के दिखाता हूँ। तो इस तरह की जब आप कोई फैक्ट्री सिस्टम की बनाते हैं तो फिर आप उसमें ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाते हैं, आप उसको मॉडल करते हैं, मेंटेनेंस क्या है, असेंबलिंग की कैसी एक्टिविटीज़ हैं, सोर्टिंग हो रही है, तो वर्कर्स कितने काम करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर एक फैक्ट्री सिस्टम की सिमुलेशन बनाऊं तो I will try to be faster. अच्छा, इसके बाद मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक असेंबली स्टेशन है, ये एक मशीन है, ये सोर्स था जो एक मशीन को पार्ट सप्लाई करेगा, आगे कन्वेयर है, उससे आगे एक असेंबली स्टेशन है, और असेंबली के बाद मैं कह देता हूँ कि जी ड्रेन है, यहाँ पे कंपोनेंट्स जो हैं वो कंप्लीटेड कंपोनेंट्स जो हैं वो इस बॉक्स में रख दिए जाएंगे। या फर्ज करें हम कह देते हैं कि जी एक पैकिंग स्टेशन है या कुछ भी। तो इनको मैंने कनेक्ट कर दिया, और अब जब आप ये बना लेंगे तो इसमें आप जो पैरामीटर्स हैं आपकी मशीन्स के वो आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये स्टेशन है, इसका कोई भी आप नाम रख लेते हैं, उसके बाद इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है, सेटअप टाइम कितने हैं, रिकवरी टाइम कितना है, अगर उसमें कोई मेंटेनेंस होती है आप वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और ये सब कुछ कर लेने के बाद जो है असेंबलिंग किस तरह होती है, ये सारे पैरामीटर्स जो हैं उसके अंदर आप सेट कर सकते हैं। और ये सेट कर लेने के बाद आप जब उसको रन करेंगे तो वो आपको सिमुलेशन जो है उससे मिलने लग जाएगी। फिर आप इवेल्युएट कर सकते हैं कि इसमें कितने 1 घंटे में या 8 घंटे में या 10 घंटे में कितने यूनिट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, कौन सी मशीन जो है वो वेट में रहती है, कौन सी मशीन में कोई ब्लॉकिंग है। तो ये चीज़ें जो हैं फिर आप देख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई वर्कर्स भी होने चाहिए तो हम वर्कर्स भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मिनिमम प्रीरेक्विजिट्स टू लर्न दीस सिमुलेशंस? आपको कंप्यूटर यूज करना आता हो और आप बेसिक जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है या मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है उसकी बेसिक्स से वाकिफ़ हो, और अगर आप ऐसी जॉब कर रहे हैं तो आपको आती ही होंगी ये चीज़ें, या आप स्टूडेंट हैं तो आप इन चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। तो बस इतना सही है। अगर आपको वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल यूज़ करना आता है तो फिर आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा ख्याल है इसका बड़ा आसान जवाब यही है कि ये भी एक सॉफ्टवेयर है। जिस तरह बाकी और सॉफ्टवेयर होते हैं, ये चीज़ें भी सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर पे हैं। और आजकल के दौर में तो ये चीज़ों को सीखना कोई मुश्किल रह ही नहीं गया। आपके पास यूट्यूब पे बेताशा लेक्चर्स हैं, आपके पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ट्यूटोरियल्स हैं। सो यू जस्ट नीड टू हैव अ ड्राइव टू लर्न दीज। तो अ, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि यू जस्ट नीड टू हैव अ बेसिक नॉलेज। आपके पास प्रोडक्शन सिस्टम्स का नॉलेज अगर है, अगर आप इवन फील्ड में काम कर रहे हैं, जस्ट नीड टू स्टार्ट इट ऑफ। खुद ढूंढें इंटरनेट पे और आपको ऐसे
लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, आपको ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे, इवन सर्टिफिकेशंस मिल जाएंगी कि जिससे आप ये चीज़ों को सीख सकते हैं और ज़रूर सीखें। अच्छा, अब जब इस तरह के आप एक सिस्टम बना सकते हैं तो फिर आप उनको स्टडी भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको कन्वेयर दोनों लेता हूँ, ये दोनों स्टेशंस हैं, और फिर मैं देखना चाहता हूँ कि 8 घंटे के अंदर जो है वो कितनी प्रोडक्शन होगी। तो मैं इसको 8 आवर्स के लिए रन करके देख सकता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका टाइम आ रहा है, मैं इसको मज़ीद फास्ट कर देता हूँ और आप देख सकते हैं कौन से स्टेशन जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, कहाँ पे ब्लॉकिंग है, कहाँ पर वेटिंग है। और मेरे ख्याल में मैंने इसको 8 डेज़ के लिए कर दिया। अच्छा खैर, तो उसके बाद आप यहाँ पर ड्रेन में देख सकते हैं फॉर एग्जांपल कि जी ये हमने 2868 यूनिट्स हैं वो इस तरह प्रोड्यूस किए हैं। अब इसके बाद जब आप इसको मज़ीद, ज़ाहिर एक मशीन का फिक्स टाइम नहीं होता, उसमें फेलियर्स भी आएंगे, उसमें अप एंड डाउन टाइम्स भी होंगे, वो सारी चीज़ें आप इंट्रोड्यूस करते जाएंगे और आपका जो है एक मोर एक्यूरेट मॉडल जो है वो डिवेलप होता जाएगा। फिर आप वर्कर्स को की शिफ्ट्स अगर मिसाल के तौर पे बनाना चाहें कि वर्कर कितनी देर कितनी शिफ्ट्स में काम करते हैं, शिफ्ट कितने कितने टाइम की होती है, तो वो सारी चीज़ें भी आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ये जो सारी सिमुलेशन है ये डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन है। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन बनाकर आप इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं एज कैपेसिटी कैलकुलेशन, स्टडी ऑफ चेंज इन द प्रोडक्शन मशीन, पीपल, प्रोडक्ट वैरायटी एटसेट्रा। इसके बाद अगर आप ज़्यादा डिटेल, अब इस वक्त जब मैंने सिमुलेशन बनाई है आपको वो ह्यूमन वर्कर जो है वो छोटे छोटे दिखाई दिए हैं, लेकिन अगर आप उनको ज़्यादा डिटेल में स्टडी करना चाहें हर एक वर्कर को, उसके एर्गोनॉमिक्स को, अगर उसने कोई लोड उठाया उसका उसकी बॉडी पे कैसा असर पड़ रहा है, तो वो हम कंटिन्यूस सिमुलेशन में करते हैं। और अगर आप कंटिन्यूस सिमुलेशन की बात करें तो ये एक दूसरा सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर अगर मैं कंटिन्यूस सिमुलेशन को ओपन करता हूँ तो यहाँ आप देखेंगे कि जो वर्कर है, वर्क स्टेशन है, हर एक कंपोनेंट है वो आपको डिटेल में दिखाई देगा और फिर आप उसको टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वर्कर अगर एक कंपोनेंट को यहाँ से उठा के यहाँ रखता है तो उसको कितना टाइम लगता है, उसके हाथों की मूवमेंट्स जो हैं वो किस तरह से हैं। ये जो आप टाइम एंड मोशन स्टडी करते हैं, ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ आपको जो है वो एक ज़्यादा डिटेल्ड मॉडल दिखाई देगा। अगर मैंने यहाँ कोई एक छोटे से रोबोट्स लगाए हुए हैं, इनको अगर मैं देखूँ, मैं इनको गाइड कर सकता हूँ कि यहाँ से इसने कंपोनेंट्स को उठाना है। आ, अगर मैं ह्यूमन वर्कर को देखूं, अगर आपने अन्य ह्यूमन वर्कर्स क्रिएट करने हैं तो आप देख सकते हैं कि वो बहुत डिटेल्ड डेटाबेसेस उसमें मौजूद हैं कि किस मुल्क, क्योंकि डिफरेंट जो बॉडी मेजरमेंट्स हैं वो मुल्कों के हिसाब से डिफरेंट होती हैं, तो उनको आप एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद उसका जो पोस्चर्स हैं, इसमें हम कोई टेक्सटाइल के ऑपरेशंस भी सिमुलेट कर सकते हैं? किसी भी तरह के, मतलब हर बिल्कुल तरह के हैंड, ऑपरेशन जो है आप वो जैसे इस तरह के स्टेमिंग है या फिर आप कटिंग कर रहे हैं किसी फैब्रिक बिल्कुल की? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जबरदस्त। अब ये जो सिमुलेशन बनी हुई है ये इस तरह बनी हुई है कि यहाँ आपको ज़्यादा डिटेल में उसका जो वर्क है वो दिखाई देगा, वर्कर का भी, और उसके साथ कुछ छोटे रोबोट्स लगे हुए हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। तो यहाँ हम उसका टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर उसने कोई हैवी कंपोनेंट उठाया हुआ है तो उस पर वो कितना लोड पड़ रहा है उसकी बॉडी पर, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत से जो ह्यूमन एर्गोनॉमिक्स से रिलेटेड एनालिसिस हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये सारी जो सिमुलेशंस हैं ये कंटिन्यूस सिमुलेशन हैं। अब जिस तरह आप सॉफ्टवेयर्स की बात कर रहे थे तो सॉफ्टवेयर्स में मैंने अभी यहाँ पे जितने भी यूज़ किए हैं ये सीमेंस के सॉफ्टवेयर्स हैं। सीमेंस पीएलएम जो है इटसेल्फ एक बहुत बड़ी कंपनी है सॉफ्टवेयर्स के अंदर। इसमें ये डिज़ाइन से रिलेटेड और सिमुलेशन, एर्गोनॉमिक, हर तरह के सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। लेकिन अगर आप बात करें
डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन की, तो उसके जैसा मैंने अभी यूज़ किया ये सीमेंस का प्लांट सिमुलेशन, टेक्नोमेटिक्स प्लांट सिमुलेशन, लेकिन इसके अलावा आप एरिना यूज़ कर सकते हैं, आप सिमियो यूज़ कर सकते हैं, आप फ्लेक्सिम यूज़ कर सकते हैं। ये सब इसके अलावा और भी होंगे। तो ये सब जो हैं ये सब यही काम करते हैं। ज़ाहिर है हर एक सॉफ्टवेयर की कुछ बेनिफिट्स होंगे, कुछ प्रोस होंगे, कुछ कॉन्स होंगे, तो उनको आप देख सकते हैं। कॉस्ट भी हर एक की डिफरेंट होगी, तो उस हिसाब से आप अपना सॉफ्टवेयर जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन, एरिना, फ्लेक्सिम, सिमियो, इस वक्त मेरे जहन में यही आ रहे हैं, इन सब में रन हो सकती हैं। इसके बाद अगर हम कंटिन्यूस सिमुलेशन की बात करें, ये जो डिटेल्ड सिमुलेशन है, इसमें आपको कम सॉफ्टवेयर मिलेंगे। इसमें एक तो ये है प्रोसेस सिमुलेट सीमेंस का। इसके अलावा जो एक कंपनी है डसॉल्ट सिस्टम्स, जो सॉलिड वर्क्स बनाते हैं, कैटिया बनाते हैं, उन्हीं का एक सॉफ्टवेयर है डेल्मिया। तो डेल्मिया इस्तेमाल हो सकता है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर्स हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव। और इसके अलावा और क्या, एक विजुअल कंपोनेंट्स के नाम से एक फिनलैंड का सॉफ्टवेयर है, वो यूज़ हो सकता है। मेरे ख्याल में जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो ये सीमेंस का, और उसके बाद दूसरे नंबर पे या इसका जो कंपेटिटर है वो डेल्मिया है, डसॉल्ट सिस्टम्स का। जब आपने एक सिमुलेशन स्टडी बनानी हो, तो उसका एक फ्लो, आपको बहुत से मॉडल्स मिल जाएंगे कि जी आप पहले डिफाइन करें प्रॉब्लम को, फिर मॉडल क्रिएट करें, मॉडल क्रिएट हो जाए तो वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, डिफरेंट तरह से आप उसको कंटिन्यूसली रन करें, एनालाइज रिजल्ट्स। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री हैं तो ठीक है, नहीं सेटिस्फैक्ट्री रीएडजस्टमेंट करें, और फिर फाइनली आप अपने रिजल्ट्स पे पहुंचते हैं। सिमुलेशन के बारे में कहा जाता है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, आप जो उसमें डालेंगे वही चीज़ आपको मिलेगी। तो Dr. Ali, can I ask a question? श्योर सर। अली काइंडली गाइड कीजिएगा कि लाइक जो आप डाटा इनपुट करें, क्योंकि आई बिलीव जैसे आप कह भी रहे हैं कि सिमुलेशन के अंदर जो डाटा है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, क्योंकि आप जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो जो आप एक्चुअल डाटा यूज़ कर रहे हैं, वो किस तरीके से डाटा की कलेक्शन कर रहे हैं और किस तरीके से सिमुलेशन के अंदर इनपुट कर रहे हैं। या आप जो ट्रेडिशनल वे आउट है कि हम उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली रैंडम नंबर जनरेट करते हैं और उसको सर एज ए इनपुट ले रहे होते हैं। सर वो उसमें पहले तो ये है कि पहले तो हमारे पास डेटा मौजूद होना चाहिए। अब वो डिपेंड करता है कि आपने डेटा कैसे कलेक्ट किया है। अगर तो आपने डेटा जो है वो मैनुअली कलेक्ट किया है, और फिर आपको उसके बाद वो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन नंबर्स जो हैं वो तो जनरेट करने पड़ेंगे। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, पहले तो ये है कि जी आपने डेटा जो है वो कलेक्ट कैसे किया है, वो क्या मैनुअली एक बंदा जो है वो खड़ा हो गया है, और या एक लड़की खड़ी हो गई है और वो कैलकुलेट करती गई है कि ये कितनी कितनी देर के बाद जो है ऑपरेटर यहाँ पे आता है, ये कितना टाइम इसको यहाँ से, मतलब आपने सारी जो टाइम स्टडी है वो आपने की है, और उसके बाद आप वो स्प्रेडशीट्स में, एक्सेल शीट्स में वो सारा डेटा फीड कर देंगे, और वो स्प्रेडशीट्स जो है आप इस सिमुलेशन मॉडल्स के साथ कनेक्ट कर देंगे, जहाँ पे आप उसका बता रहे हैं कि इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है, वहाँ पे आप उसको लिंक कर देंगे स्प्रेडशीट के साथ, तो फिर वो डेटा वहाँ से लेने लग जाएगा। अब मिसाल के तौर पे मैंने एक स्टडी की थी जहाँ पर हमने डेटा जो था वर्क स्टेशन का, वहाँ पे हमने एक राउटर लगा दिया था, और रोबोट था बेसिकली, और रोबोट के अंदर जब भी वो कोई फेलियर आता है या कोई कोलिशन होता है, या जब जब भी वो एक प्रोडक्ट को कंप्लीट करता है, तो वो वहाँ पर एक सिग्नल भेजता था कि जी यहाँ पे अब एक इवेंट अकर हुआ है। अब ये सारा जो डेटा है ये हम स्प्रेडशीट्स में जो है वो वो ऐड करते जा रहे थे, और इन दी एंड हमने उस डेटा को एक जो हमने सिमुलेशन बनाई, तो वहाँ पर उस स्प्रेडशीट को या एक्सेल शीट को उसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो तब वो डेटा जो है हमारा उस स्प्रेडशीट से जाने लग गया। आई एम नॉट श्योर कि आप यही पूछना चाह रहे थे कि आपका क्वेश्चन डिफरेंट था। जी जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसको मैं भी स्किप करता हूँ। यहाँ पे मैं वेरी क्विकली जो है ना एक यूज़ केस आपको दिखा देता हूँ कि हमने एक कंपनी थी, उनका ये एक असेंबली सेल था जो कि बिल्कुल मैनुअल था और वहाँ पे वो देखना चाह रहे थे कि अगर हम इसके साथ एक रोबोट लगा दें कुछ कामों के लिए तो फिर ये सिनेरियो कैसा बनेगा। तो उसको इवेल्युएट करने के लिए हमने पहले उसको स्टडी किया उन कंपोनेंट्स को, और
देन उसको डिज़ाइन किया एक कैड सॉफ्टवेयर के अंदर, और फिर सिमुलेशंस के ज़रिए हमने उसके डिफरेंट तरह के एनालिसिस जो हैं वो किए, प्लेसमेंट, लोकेशंस रोबोट के लिए, रोबोट की रीच कि वो कहाँ तक, अगर हम ये रोबोट स्पेसिफिक, क्योंकि कंपनीज के होते हैं ना कि जो अच्छा जी अगर हमने यूआर या कूका का रोबोट यूज़ किया तो वो कहाँ कहाँ पे पहुँच सकता है कंपोनेंट्स को उठाने के लिए, उसकी रीच कितनी है। उसके बाद हमें एक्चुअल साइकिल टाइम्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो ये साइकिल टाइम ज़रूरी है प्रोसेस की बैलेंसिंग करने के लिए। और अगर कोई कोलिजन होने है वो एनालिसिस कर लेंगे, और इसके बाद हम डिटेल्ड सिमुलेशन कर लेंगे मल्टीपल वर्क स्टेशंस के साथ। और यहाँ पे हम उसकी कंप्लीट सिमुलेशन जो है उसको रन कर सकते हैं। ठीक है, और अभी टाइम थोड़ा है। जब ये सिस्टम जो है वो बन वैलिडेट हो जाएगा तो फिर उसके बाद हमने उसके जो है वो कंपोनेंट्स को डेवलप किया, और उसके बाद जब वो हमने उसको बनाया तो वो बिल्कुल ऐसा ही था, और वर्कर और जो कि इस केस में मैं ही हूँ तो वो बिल्कुल ऐसे ही काम कर रहे थे कि जैसे हमने उसको सिमुलेशन में डिज़ाइन किया था। यहाँ आप देख सकते हैं कि सिमुलेशन और ये रोबोट जो हैं कनेक्टेड हैं। इसकी भी कुछ रीजंस हैं कि इस तरह हम सिमुलेशन के जरिए ही रोबोट को ड्राइव कर सकते हैं बजाय रोबोट को प्रोग्राम करने के। ये एक सिमुलेशन हमने बनाई थी कोरोना वायरस के दिनों में, अभी भी है लेकिन स्प्रिंग में कि जी जब वेंटिलेटर्स की, तो हमने एक स्टडी की थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ कि अगर हम रोबोट्स इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हम हमारी प्रोडक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में और रैंप अप में रोबोट्स कितने हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो ये स्टडी, ये सिमुलेशन कुछ उसको दिखा रही है। खैर अभी यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो किसी का तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। वालेकुम सलाम। श्योर। आपने भी कहा कि हम वैलिडेट करते हैं प्रोसेस को, तो उसकी वैलिडेशन किस तरह करते हैं, उसमें थोड़ा बताएंगे? वैलिडेशन जो है जब मैंने जो उसका मॉडल बनाया हुआ है वो ये है कि हमने जो हमारे जो इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उसके साथ उसको कंपेयर करेंगे। तो जो हम ये प्रोडक्शन सिस्टम में जो नई स्ट्रैटेजी है वो क्यों डेवलप कर रहे हैं। अब ये जो न्यू स्ट्रैटेजी है उसके कोई इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स होंगे। अब वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन ऑब्जेक्टिव्स के साथ हम उसको कंपेयर करेंगे तो ये हमारी वैलिडेशन है। उसके बाद फिर और भी क्राइटेरियाज हो सकते हैं कि जी सेफ्टी है, सेफ्टी को हम ये क्या जो उसके लिए स्टैंडर्ड है उससे कंप्लायंस हो रही है कि नहीं हो रही, कोलिशंस कितने हो रहे हैं, उस पर टाइम कितना लग रहा है। तो ये एक 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 शीट जो है या एक क्राइटेरिया वो तो हमें खुद बनाना पड़ेगा। आप यही पूछना चाह रहे थे? जी जी, यही पूछना। ठीक है, शुक्रिया। कोई और क्वेश्चन हो? मेरे ख्याल अभी टाइम हमारे पास थोड़ा है तो हम कोई क्वेश्चंस ले लेते हैं यहाँ तक। सो अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज जरूर बताएं। अच्छा, मौसम साहब पूछ रहे हैं कि हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ कोबॉट्स इन पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? अच्छा, कोबोट जो है वो बेसिकली रोबोट ही है, लेकिन एक ऐसा रोबोट के जिसके लिए हमें फेंसिंग की ज़रूरत नहीं है और वो ह्यूमन वर्कर्स के ज़्यादा करीब काम कर सकता है। और ज़ाहिर है उसकी जो सेफ्टी लॉज हैं वो कंपेरेटिवली लाइट हैं एक इंडस्ट्रियल रोबोट के। तो अभी तक तो मुझे क्योंकि उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं ना। फैक्टर्स ये हैं कि एक तो हमारे यहाँ जो मैन पावर कॉस्ट है वो कम है। तो आई नीड टू यूज रिस्ट्रिक्टिव वर्ड्स। तो उसमें जो है वो क्या है कि उसकी वजह से शायद हमें रोबोट एक्सपेंसिव पड़े। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी देखना होगा कि कुछ प्रोसेसेस ऐसे होंगे कि जहाँ पर ह्यूमंस जो हैं वो शायद उनके लिए ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है। इंसानों को
रेपिटेटिव काम करना अच्छा नहीं लगता, जबकि हमारी फैक्ट्रीज में बहुत से काम जो है वो इंसान रेपिटेटिवली कर रहे होते हैं और वो बार बार एक ही काम किए जा रहे होते हैं। तो और इंसान की जो अजमत है वो भी इसमें है कि वो काम करे कि जो रोबोट्स नहीं कर सकते। तो एक्चुअली तो रोबोट्स ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन अब अगर हम अपने मसाइल में देखें पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, तो अभी हमारे मसाइल कुछ और तरह के हैं। अभी तो हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको बिजली नहीं मिलती ना, तो अभी तो हमने वो मसाइल हल करने हैं। उसके बाद जब उसको बिजली मिलने लग जाएगी तो फिर हम देखेंगे कि जी अच्छा अब उसमें कितने वर्कर्स वो हटा के ऑटोमेशन कर सकता है, या तो फिर हम इस तरह की चीजें देखेंगे। अभी मुझे मेरी समझ के मुताबिक अभी हमें मुस्तकबिल करीब में रोबोट्स की इंटीग्रेशन बहुत कम दिखाई देती है। राइट, ओके। सो और किसी का कोई क्वेश्चन? तो वैसे आपस की बात है कि मतलब, तो इस पे फिर हम जो इंडस्ट्री 4.0 पे भी एक दफ़ा आपसे वैसी डिस्कशन हुई थी, तो उस वाले से भी फिर आप क्या समझते हैं कि वो उस उन टेक्नोलॉजीज में या इस तरफ भी हमें अब आते हुए अभी पाकिस्तान के लिए भी इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी डेफिनेटली, लेकिन हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? लेकिन देखें, अगर हम कहेंगे फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ जाने से पहले हमें ये देखना होगा कि क्या हम थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को क्रॉस कर चुके हैं। अगर तो हम क्रॉस कर चुके हैं तो फिर हम फोर्थ की तरफ जाएंगे। अगर हमने थर्ड ही अभी क्रॉस नहीं किया तो फिर हमारे लिए फोर्थ की तरफ जाना मुश्किल है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो इंडस्ट्री 4.0 है, और ये मेरी जाती राय है, इस पे कोई इख्तलाफ कर सकता है। तो ये जब प्रोग्राम बना था और जब ये यूरोप के बेसिकली स्टार्ट तो जर्मनी में हुआ ना, और डॉक्टर डेटलफ ज़ुल्कर जिन्होंने इस टर्म को कॉइन करने में शामिल थे ग्रुप में, तो उनसे भी जब मेरी 2-3 दफ़ा मुलाकात करने का मुझे एजाज़ हासिल हुआ, तो और उन्होंने भी यही कहा कि ये बेसिकली वो साइबर फिजिकल सिस्टम्स पे काम कर रहे थे। और वहाँ किसी मीटिंग में किसी ने कहा कि जी हम ये लफ्ज़ जो है ये मुश्किल है या बार बार इसको बोलना, तो वो किसी ने कहा कि जी ये इसका जो इफेक्ट है वो उसको हम कह सकते हैं इंडस्ट्री फिया फिया .0। तो वो क्या हो गया कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो और उसके बाद ये टर्म बन गई। मतलब कहने का मकसद ये है कि उसके पीछे कोई लिटरेरी बैकग्राउंड तो नहीं है। तो अब ये यूरोप की मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने के लिए जर्मनी जिसका प्रोडक्शन जो लैंडस्केप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप, उसकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने के लिए ये बनाया गया था। लेकिन अगर हम उसको देखें तो वहीं पे जो जर्मनी के अंदर एयरबस कंपनी है या जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो तो ऑलरेडी इससे ये काफ़ी एडवांस्ड हैं। तो ये उनकी चीज़ तो नहीं है, वो तो इससे ऑलरेडी आगे चल रहे हैं। तो उसके अलावा जो बाकी कंपनीज हैं उनके लिए ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन क्या पाकिस्तानी कंपनीज के भी वही मसाइल हैं? हमें ये देखना होगा ना, तो हमारे मसाइल क्या हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। हाँ, कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ चीज़ों को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना होगा क्या अगर मैं वर्चुअल रियलिटी ऑगमेंटेड रियलिटी ले आता हूँ तो क्या वाकई इसकी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को ज़रूरत है, या उसके एक्चुअल प्रॉब्लम्स कुछ और हैं। वो कहाँ पे वीक है, वो कहाँ पे लूज कर रहा है, उसके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पहले ज़रूरत है। उसमें कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, उनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप आईओटी के ज़रिए कोई मजीद डेटा ले सकते हैं, उससे डेटा को मोर सेंसिबल बना सकते हैं, उससे कुछ अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप कर सकते हैं। ये चीज़ें हो सकती हैं। अभी एक रिसेंटली एक आर्टिकल में पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने इसी तरफ इशारा किया था कि ये टर्म जो है ये इस वक्त एक ग्लोबल फिनोमेना तो बन गई है कि हर कोई इसको बोल रहा है और उसकी जो टेक्नोलॉजीज है उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन ये भी देखने की ज़रूरत है, खास करके जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग फील्ड से जो लोग वाबस्ता हैं उनके लिए ये बात है कि क्या जो कंपनी है, जो इंडस्ट्री है, क्या उसकी जो स्ट्रेटजी है या उसने वो जो काम कर रही है उसको क्या नीड भी है इस तरह की, और वो नीड जो है वो उसकी जो अपने गोल्स हैं, जो उनका जो मिशन है या जो उनकी स्ट्रेटजीज हैं वो उसके साथ अलाइन भी कर रही हैं कि नहीं। मतलब ओवर ऑटोमेशन की तरफ वो कुछ इशारा कर रहे थे कि ये टर्म की वजह से लोगों का फोकस ज़्यादा हो गया इस तरफ,
लेकिन उसका इतना एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा बिजनेस साइड पे, क्योंकि वो उनकी स्ट्रेटजी के साथ अलाइन नहीं है। तो हम लोगों के लिए ये एक मतलब एक इनसाइट है कि अगर हमें इन चीज़ों का पता लग भी रहा है और हम इसको स्टडी भी कर रहे हैं और ये आ भी रही हैं टेक्नोलॉजीज, तो हमने इसको बड़े अच्छी तरह स्टडी करके इसको स्ट्रेटेजिकली अलाइन कर रहे हैं कंपनी के गोल्स के साथ। हाँ ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो ऑफ कोर्स हमें अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं, हर कंपनी को या एक इंडस्ट्रियल सेक्टर को उसका अपनी प्रॉब्लम्स देखनी होंगी और फिर देखना होगा कि उसकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है वो कहाँ कहाँ पर या किन किन टेक्नोलॉजी से निकल सकता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, असीर खान पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द ऑनगोइंग रिसर्च रिलेटेड टू मॉडलिंग एंड देयर कंट्रोल बाय कोबॉट्स फॉर रियल टाइम सिस्टम्स along with future challenges in research that needs to be addressed. अच्छा, ये जो पहली लाइन है आप उसको रिपीट कर सकते हैं प्लीज? Ongoing research related to what is the ongoing research related to modeling and the control of by cobots for real time systems. अच्छा, रियल टाइम सिस्टम्स मॉडलिंग और कंट्रोल, इससे जो मेरे ज़हन में समझ आ रही है वो तो आप डिजिटल ट्विन्स के बारे में शायद पूछ रहे हैं। जो डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी या कॉन्सेप्ट जो है, जो एक इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है, तो उसमें जाहिर है इस वक्त जो कोबोट्स की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो उनकी सेफ्टी है और कोलिजन ऑप्टिमाइजेशंस और रोबोट को ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाना कि उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है, अगर ह्यूमन करीब भी आ रहा है तो वो या तो अपने ट्राजेक्ट्री जो है उसको ऑप्टिमाइज कर ले, ये इस तरह की चीज़ें। तो ये डिजिटल ट्विन का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो तो ये है। तो इस पे लोग काम कर रहे हैं। हमने भी एक आर्टिकल अभी रिसेंटली पब्लिश किया है जर्नल ऑफ रोबोटिक्स एंड कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में, डिजिटल ट्विन्स एंड कोबोट्स। तो आप उसको भी देख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें मेरे ख्याल है कि सेफ्टी सिस्टम्स को, सेफ्टी इम्प्लीकेशंस पे काम जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त। और आप क्या समझते हैं कि इसमें फ्यूचर चैलेंज जो है सबसे बड़ा इस एरिया में क्या है? क्या इस वक्त चैलेंजेस क्या हैं, फ्यूचर चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? फ्यूचर में जब हम इसमें फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करेंगे तो देन देयर विल बी मोर चैलेंजेस। इस वक्त अगर मैं इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में, उसकी एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में कहूँ तो सबसे बड़ा चैलेंज सेफ्टी है, क्योंकि सेफ्टी जब को इंश्योर करना हो तो वहाँ पर जो सेफ्टी लॉज हैं, रूल्स हैं, ISO 15066 स्टैंडर्ड बन रहा है, जो बन चुका है, स्टैंडर्ड तो नहीं है इस वक्त लेकिन जो बनने जा रहा है स्टैंडर्ड, तो उसको जब आपने इंश्योर करना हो तो रोबोट की स्पीड बहुत कम होती है। अब वो जब रोबोट की स्पीड इतनी कम होती है तो वो प्रोडक्शन पूरी नहीं होती। तो ये जो सारे चैलेंजेस हैं ये इस वक्त सब सेफ्टी से रिलेटेड हैं। तो जब तक सेफ्टी को हम इंश्योर नहीं करते, और उसके बाद फिर फ्लेक्सिबिलिटी, जो रिकॉन्फ़िगरेबिलिटी है रोबोट की, कि जब आप उसको चेंज करते हैं, जब भी कोई कंपोनेंट चेंज होते हैं एंड जब बैच चेंज होता है तो रोबोट को रिकॉन्फ़िगर करना, ये एक बड़ा चैलेंज है। कहते तो हैं कि ये जो रोबोट्स हैं ये इजी टू प्रोग्राम होते हैं, लेकिन एक्चुअली दे आर, जो ट्रूथ है वो ये है कि वो इजी टू प्रोग्राम नहीं होते। वो जब भी अगर आपने कोई थोड़ा सा भी कम्प्लेक्स टास्क हो तो वो देन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये इजी टू प्रोग्राम, और फिर ये कि कोई भी ऑपरेटर उसको, इस वक्त तो देखें ना इंजीनियर्स उनको पे काम करते हैं, तो अगर हम चाहें कि कोई भी ऑपरेटर आए और वो उसको प्रोग्राम कर ले, तो इस लेवल पे अभी हम नहीं पहुंचे। तो ये सब चैलेंजेस हैं जिन पे काम होने की ज़रूरत है और अच्छा, लोग यहाँ कर पे रहे हैं। ओके, यहाँ पे मैं एक हमारे दोस्त हैं उमर फारूक, UET लाहौर से, उनका मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने अपने बारे में बताया कि आई एम रनिंग a research project in the local Pakistani context of roadmap towards the fourth industrial revolution, I 4.0. To do this, the assessment of current portfolio of textile and automotive sector is ongoing. As per preliminary data, the strategic level decision makers are planning to shift in the upcoming 10 to 15 years. So let's see, are they are sparing funds for it, and they are sparing funds for it. ओह, बहुत अच्छी बात है। So आपका नेक्स्ट अभी स्लाइड्स आगे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है मैं इसको यहीं तक ही रखूंगा। ये स्लाइड आप सिर्फ देख लें, जिस तरह आपने सिमुलेशन बनाई है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये सिर्फ
अगर आपने मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना हो, लेआउट प्लानिंग करनी हो, तो आप वहाँ पर मैंने उन्हीं सिमुलेशन मॉडल्स को फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के साथ कनेक्ट कर दिया। और अगर मैं मशीन्स को डिफरेंट लेआउट पेपर के ऊपर मूव करता हूँ तो वही मशीन्स जो हैं, और उसके बाद मैं सिमुलेशन को साथ साथ रन भी कर सकता हूँ। वर्कर्स, ऑपरेटर्स वो उसके साथ साथ काम करते रहेंगे। और मतलब इस तरह की आप चीज़ें जो हैं वो खेल भी सकते हैं सिमुलेशन बनाकर। कोई और क्वेश्चन है किसी का तो प्लीज। मेरा अली भाई, क्या कोई ऐसा कोलैबोरेशन हो सकती है जिसमें जो फैम और इन सिमुलेशंस को कंबाइन किया जा सके फॉर डिजिटल ट्विन? बिल्कुल, जो एंसिस कंपनी है वो भी डिजिटल ट्विन्स पे काम कर रही है। और इन पे जो फाइनाइट एलिमेंट, यही कह रहे हैं ना आप? जी तो जी, फाइनल वो एलिमेंट सिमुलेशन। बिल्कुल उस पे सिमुलेशन, उस पे उनकी जो डिजिटल ट्विन्स हैं, क्योंकि डिजिटल ट्विन तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है ना, तो हर एक फील्ड में लोग अलग अलग डिजिटल ट्विन्स पे काम कर रहे हैं कि सिमुलेशन को रियल सिस्टम के साथ कनेक्ट करना और उसका रियल टाइम डेटा जो है वो सिमुलेशन में कनेक्ट करना। तो इसमें हर फील्ड में ही मेरा ख्याल है काम हो रहा है। बल्कि अभी जो एक कल तो मैं देख रहा था, न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए भी डिजिटल ट्विन्स पे काम हो रहा है। और अभी जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज में पेशेंट्स की डिजिटल ट्विन्स भी बनाने पे काम हो रहा है। तो डिजिटल ट्विन इज वेरी ब्रॉड एग्जैक्टली। टेक्नोलॉजी। ठीक हो गया। और एक और कमेंट है कि जैसे कि जो भी रिसर्च ग्रुप एआई को कंट्रोल के साथ कल को, यानी जो उसकी स्टडी को सही कर जाएगा वही विनर होगा, मतलब फॉर फ्यूचर वर्क। तो आप इससे एग्री करते हैं? एआई को किससे कनेक्ट करेगा, सॉरी? कंट्रोल के साथ, यानी कंट्रोल सिस्टम के साथ मोस्ट प्रॉब्ली, शायद ये कह रहे हैं। हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो कंट्रोल से आपको कोई डेटा आ रहा है और उसमें आप कोई इंटेलिजेंटली डिसीजंस बना सकते हैं तो ठीक है। हाँ, लेकिन इस तरह के आपको यूज केसेस इस वक्त भी मिल जाएंगे। बहुत सी चीजें लोगों ने डेवलप की हुई हैं। मतलब एआई तो देखे ना, जब आप ये विजन सिस्टम्स लगाते हैं किसी भी प्रोडक्शन फ्लोर पर या रोबोट के साथ, और वहाँ पर आप डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स जो हैं वो इंटीग्रेट करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें तो हो रही हैं और इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट हो रही हैं। राइट, ठीक है। और सो डॉक्टर अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर टेकिंग आउट योर टाइम एंड प्रिपेयरिंग फॉर दिस लेक्चर। हमारा ऑब्वियसली टाइम अप हो गया तो विल हैव टू क्लोज। लेकिन अगेन मेरी सोसाइटी की तरफ से, हम सब की तरफ से, सब अटेंडीज की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वी वुड रियली लाइक, वी वुड लव टू हैव यू अगेन फॉर एनी फ्यूचर टॉपिक जो कि इसी एरिया, इसी डोमेन से रिलेटेड होगा। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया। एंड वी हैव वन क्वेश्चन के जी अस्फा, मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग शायद डॉक्टर हकीम के साथ ही इनपुट पैरामीटर्स के ऊपर एक और सेशन उनके साथ भी हम रख सकते हैं, और प्रॉब्ली शायद डॉक्टर अली के साथ भी हम आगे प्लान कर सकें। बट अगेन का बहुत शुक्रिया, और सब लोगों का अटेंड करने का बहुत शुक्रिया। इसका रिकॉर्डेड वर्जन जो है सेशन का, इट विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब एज वेल एज ऑन फेसबुक। और डॉक्टर अली का जो प्रोफाइल है गूगल स्कॉलर्स के ऊपर, वो ज़रूर सब फॉलो करें। इनका जो रिसर्च है वो ज़रूर फॉलो करें, और जस्ट try to keep yourself updated with the latest technology. Thank you, So much. thank you Azim, thank you for inviting me, and thank you to everyone for listening us. Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz.